नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी फिर से आज समाचार जरा हटके। पहला समाचार लेते हैं, लेकिन जो समाचार मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद सबको पता है, क्योंकि टीवी पर भी ये न्यूज़ आ चुके हैं। थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो अखबारों में पढ़ा है या टीवी में सुना है उसमें थोड़ा सा फ़र्क मैं जो कहने जा रहा हूँ उसमें आएगा। विषय है फास्टैग का। आजकल करीब 50-60 किलोमीटर के अंतर पर एक टोल टैक्स का नाका आता है और जिसमें हमें पैसा देना पड़ता है। कभी 30 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, वो तो विस्तार के आधार पर चलता है। अगर गुजरात में है तो ज़रा ज़्यादा होगा, वैसे अहमदाबाद से राजकोट होगा तो वो कम होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन है तो ऐसा ही। अभी ये जो फास्टैग है, हमारे जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने टीवी के इंटरव्यू में ये कहा भी कि भाई मैं इसको आसान करने जा रहा हूँ। और वो है, उन्होंने कहा कि भाई आप अगर एक साथ 3,000 रुपया एक साल के लिए अगर जमा कर दें तो एक साल के लिए आपको कहीं पर भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक मर्यादा रखी है कि भाई 200 ट्रिप मैक्सिमम, सो विच एवर इज अर्लियर, या तो एक साल या तो 200 ट्रिप। अभी देखिए इसमें ट्रिप यानी क्या, मैं यहाँ से बम्बई जा रहा हूँ वो ये एक ट्रिप, ऐसा नहीं है। इसमें मैं यहाँ से भरूच जा रहा हूँ तो करजन का टोल टैक्स आएगा, भरूच का टोल टैक्स आएगा, उसके आगे कामरेज में आएगा। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ टोल टैक्स आएगा उसका 200 का नंबर हो गया। यानी ऐसे ट्रिप को आप जरा ठीक से समझे, या तो 200 ट्रिप या तो एक साल, उसके दरमियान ही विच एवर इज अर्लियर, जो सबसे पहले होगा उसमें आपको रिन्यू करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन ये रिन्यू जो करना है ना, करीब अप्रैल में इसका प्राइस बढ़ सकता है या कम हो सकता है। लेकिन देखिए आजकल ज़माना है, उस ज़माने के हिसाब से तो आप यही सोचें कि प्राइस बढ़ने वाली है, यानी 3,000 से ज़्यादा हो सकता है। एक मर्यादा और है इसमें, यह जो टोल टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए है। वो एक्सप्रेस हाईवे होगा तो भी, जैसे आजकल महाराष्ट्र में समृद्धि मार्ग कहते हैं, गुजरात में अभी होने जा रहा है कंप्लीट, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। यानी वो बहुत ही फास्ट हम जा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर जो टोल टैक्स है तो वो टोल टैक्स इस 3,000 रुपये में आ जाएगा। देखिए, लेकिन इसमें एक सहूलियत क्या होगी कि हमारा जो अकाउंट जहाँ चल रहा है, जिस बैंक में है, उसी में ही आप ये 3,000 रुपया भरकर शुरू कर सकते हैं। और एक विशेषता है इसमें कि यह नॉन ट्रांसफरेबल है। नॉन ट्रांसफरेबल यानी मेरे नाम पर अगर मैंने लिया है और मैंने जिस गाड़ी के लिए यह लिया है तो वही गाड़ी और वही आदमी इसमें रहेगा, इसलिए इसे नॉन ट्रांसफरेबल भी कहेंगे। इसलिए जल्द से जल्द आप शुरू कीजिए 3,000 रुपया देकर, फिर हमें 200 ट्रिप तक कोई चिंता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के विषय में कई बार मैंने आपसे बात की है, वैसे हम अमेरिका के बारे में भी बात कर चुके हैं कि भाई हमारे जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की हालत खराब है। कहीं और देश में जाएंगे तो इतनी हालत खराब नहीं है, लेकिन यहाँ तो अमेरिका में तो है। अब यूके, यूनाइटेड किंगडम की कुछ नामजद यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस बनाना चाहती है। यानी भारत के विद्यार्थी विदेश में जाकर पढ़कर फॉरेन डिग्री लेकर आएंगे, उसके बजाय वह भारत में ही बढ़कर फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और वो भी लो कॉस्ट होगा।
यानी यहाँ पर भी अगर किसी को टिकना है तो बाकी सारी यूनिवर्सिटी की फीस के आधार पर ही यूके के यूनिवर्सिटी को भी अपनी फीस रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये लो कॉस्ट होगा। देखिए, अगर हम यह देखें कि भाई क्यों ये लोग कर रहे हैं ऐसा, कारण क्या है कि भारत में आकर के यूनिवर्सिटी खोलेंगे। यूएस में जो विद्यार्थियों के लिए तकलीफ हो रही है, वीजा की अनसर्टनिटी बढ़ी है, यानी कोई निश्चित नहीं है कि भारतीय विद्यार्थियों को यूएस में वीजा शिक्षा के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है उनको निकाल बाहर करने की कोशिश ये कर रहे हैं। ये एक ऑल इंडिया लेवल का सर्वे एजुकेशन के ऊपर, हायर एजुकेशन पर किया गया, जिसमें पता ये चला कि भाई करीब 400 लाख स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। भारत की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में 400 लाख, यानी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में आने का कारण ये भी एक है। एक कारण मैंने कहा कि भाई यूएस के अंदर अनसर्टनिटी है, वीज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी को पता है कि भाई जब 400 लाख हायर एजुकेशन पढ़ने वाले विद्यार्थी मिलते हैं तो बढ़िया है। करीब उसमें से 150 लाख विद्यार्थी साइंस और टेक्नोलॉजी में हैं, उसमें ज़्यादा फीस है। कुछ यूनिवर्सिटी के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साउथम्पटन यूनिवर्सिटी, वो गुरुग्राम में अगस्त से अपना कैंपस शुरू कर रही है। लिवरपूल, ये बेंगलोर में अपना कैंपस शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ये कॉन्वेंट्री गुजरात के अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में 2026 से शुरू कर रही है। इंपीरियल कॉलेज जो है वो भी शुरू करने जा रहा है, लेकिन वो क्रॉस सेक्टर, लंदन का है इंपीरियल कॉलेज, तो क्रॉस सेक्टर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में वो यहाँ शुरू करेंगे। तो यह सब बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई हमारे ही देश में ये लोग काम करने वाले हैं। और एक बात इसमें आई है कि भाई ये सारी यूनिवर्सिटियां भारत के स्टार्टअप के लिए मदद रूप बनेगी, ऐसा भारत सरकार और यूजीसी। एक और मर्यादा है इसमें, विश्व में जो यूनिवर्सिटी का रैंक विश्व में 500 के अंदर है, वही यूनिवर्सिटी भारत में आकर एस्टेब्लिशमेंट अपना कैंपस कर सकती है। इसी के साथ हम अगला जो समाचार है वो है बहुत ही जाना माना पहचाना उपयोग करने वाला व्हाट्सअप। देखिए, व्हाट्सअप तो कौन नहीं जानता है, और ये व्हाट्सअप जितने जानने वाले हैं उनके बारे में भी आप सोचिए कि ये लोग कितने हैं जो व्हाट्सअप का उपयोग करते हैं। 5000 लाख व्हाट्सअप के यूजर्स है, व्हाट्सअप के है 5000 लाख मैंने कहा, लेकिन उसमें और एक है, शायद सब नहीं लेकिन 80% लोग ऐसे हैं वो व्हाट्सएप में स्टेटस देखते हैं। और स्टेटस के बारे में आपको मालूम है, आज हुआ तो कल निकल जाएगा, लेकिन जब हम जैसे देखने जाते हैं उसके ऊपर उंगली रखनी पड़ती है, बिना उसके नहीं तो वो चला जाएगा। अब हुआ क्या है, कुछ बिजनेस एंटरप्राइजेस और मेटा, इन लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई व्हाट्सएप स्टेटस एडवर्टाइजिंग बिजनेस हो सकता है क्या, इसलिए लोग आने वाले समय में वो करने वाले हैं। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे मेटा के हैं, तो मेटा और चाहता है कि चलिए हम व्हाट्सएप के स्टेटस को, क्योंकि स्टेटस सब देखते हैं, तो उसके अंदर भी ये एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। इसमें जो सेक्टर्स की इच्छा है वो है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, उसके बाद में जो बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस, इंश्योरेंस वाले हैं वो भी चाहते हैं, क्विक कॉमर्स वाले चाहते हैं कि ये करें, D2C वो भी चाहते हैं कंज्यूमर तक पहुंचना, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के कस्टमर तक,
और एजुकेशन टेक है, हेल्थ केयर है, क्विक कॉमर्स है, ऐसे सारे लोग चाहते हैं कि इसमें से हमें बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही कम समय में यह व्हाट्सएप का स्टेटस एडवर्टाइजमेंट वाला मामला शुरू होने जा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे समाचार है, मैंने इसके बारे में एक बार कहा था कि फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही टोटल इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है वो हमारा बहुत आगे गया है और लोग महंगाई महंगाई, वैसे बेरोजगारी और महंगाई तो हमारे टीवी पर हम रोज देखते हैं। विपक्षों को इन दो शब्दों के अलावा तीसरा माननीय नरेंद्र मोदी की आलोचना करना, इसके सिवा हमें कुछ आता नहीं। छोड़िए इस बात को, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो है वो इस बार बहुत घटा है। आपको आश्चर्य लगेगा, फूड इन्फ्लेशन 1.78% तक था, वो घटकर उसको मैं दो भाग करता हूँ, एक है रूरल एरिया और दूसरा है अर्बन एरिया। तो जो रूरल एरिया है वो 0.95% आया। देखिए, मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फूड इन्फ्लेशन। सब्जियाँ सस्ती हो गई है, दूध तो खैर सस्ता तो नहीं हुआ है, लेकिन सब्जियाँ, पल्सिस है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो खाने के लिए आवश्यक है, ऐसी चीज़ों का भाव जो है, प्राइस जो है घटा है। इसकी वजह से रूरल एरिया में, देहातों में 0.95% हुआ। तो फिर भाई अर्बन एरिया, शहरी विकासों का, शहरी लोगों का क्या, तो उनका आया है 0.99%। देखिए, लेकिन 2019-20 ऐसा ना कहते हुए 2023 का हम लेते हैं। जुलाई 2023 में 7.20% फूड इन्फ्लेशन रूरल एरिया का था और अर्बन एरिया का कितना था, 7.63। लेकिन अभी आज की स्थिति क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी ये फिगर जो है वो भारत सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से है, रूरल एरिया का आज जो है वो 2.59, यानी अर्बन एरिया से कम, यानी शहरी विस्तार का 3.07% है, यानी रूरल एरिया का ज़्यादा कम हुआ है। यह हमें ध्यान में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते। अभी अभी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी G7 के मीटिंग में गए थे। उसके पहले वो साइप्रस में गए थे, उसके बाद वो कनाडा पहुंचे। आप शायद जानते होंगे कि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ चुके थे, काफ़ी बिगड़े थे, क्योंकि खालिस्तानवादी लोग वहाँ पे भारत में आतंकवाद कैसे फैलाया जाए उसकी योजना बनाते थे। और ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर कनाडा के थे वह उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको मेजॉरिटी चाहिए, तो वो पंजाबियों के ओर से ही, यानी खालिस्तान समर्थकों के द्वारा ही वो रहते थे। इसलिए हमारा रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे। लेकिन अभी नए प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया और उन्होंने ही नरेंद्र भाई को बुलाया कि बाप आप G7 अटेंड करने आइए। मैं आज इस बात को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा जो व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उस वक्त अच्छा था। कभी हमें ट्रेड डेफिसिट आता था तो कभी हमें ट्रेड सरप्लस मिलता था, यह है। लेकिन जैसे अगर हम 2024-25 की बात करें, यानी जब रिश्ते बहुत खराब थे, तो उस वक्त हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी कम रहा, इंपोर्ट भी कम रहा, एक्सपोर्ट भी कम रहा। अगर हम इंपोर्ट के बारे में बात करते तो 1.37 बिलियन डॉलर जितना हुआ और एक्सपोर्ट कितना हुआ, 1.3 बिलियन डॉलर, यानी हमारे लिए ट्रेड डेफिसिट जो हुआ वो 66 मिलियन डॉलर हुआ। यानी रिश्ते खराब होने से हमारा व्यापार भी खराब हो सकता है, ऐसा ध्यान में आ रहा है कनाडा के साथ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।